चलिए तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट, अगले टॉपिक पर आते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड लॉ। ठीक है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसे सोचना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि देखो जीरो केल्विन पर क्या होता है। जीरो केल्विन पर तुमने क्लास 11 में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर मोशन एकदम सीज कर जाता है। सीज कर जाना मतलब रुक जाना है ना, एकदम बंद हो गया मॉलिक्यूल, वाइब्रेट, कोई जीरो एनर्जी बची उसके पास। तो जीरो एनर्जी बची और मॉलिक्यूलर मोशन अगर सीज हो गया तो उसकी एंट्रोपी भी जो है वो जीरो हो जाती है। तो बस इतनी सी बात है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि द एंट्रोपी ऑफ, मतलब देयर इज जीरो डिसऑर्डर। जीरो केल्विन पर कोई डिसऑर्डर बचा ही नहीं है, मॉलिक्यूल एकदम एक परफेक्टली, जो भी सब्सटेंस है वो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट में चला गया है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि फॉर अ, या ऐसे लिखें, द एंट्रोपी ऑफ अ, द एंट्रोपी ऑफ अ perfectly crystalline solid, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जिनका एकदम एक आइडियल स्ट्रक्चर हो, है ना, मतलब सॉलिड का बिल्कुल जैसे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ना, तो जिन सॉलिड्स का एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो सॉलिड जैसी लगती हैं लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में, रबर हो गया, है ना, वैक्स हो गया, तो ये सब अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो केल्विन इज जीरो। एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो केल्विन पर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो केल्विन पर जीरो हो जाती है। और एंट्रोपी जीरो होने का मतलब यह है कि डिसऑर्डर जीरो हो गया। ठीक है, हम ऐसे बैठ के याद नहीं कर सकते कि कौन कौन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कौन नहीं होता है। वो सब क्वेश्चन में हमें दिया रहता है ना, कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पर ये बात ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो जीरो केल्विन पर उसमें डिसऑर्डर जीरो है, ये बात ध्यान रखना है। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सी चीज परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाती होगी या नहीं बनाती होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा। ठीक है, और एंट्रोपी जीरो होने का मतलब मैं ये लिख रहा था कि एंट्रोपी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डर इज जीरो। तो बस इतनी सी बात है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है। अब इसका एप्लीकेशन ये है, नोट करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, the absolute value of entropy, लेकिन किसके लिए? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड किसके लिए? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ही तो वैलिड है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड। ये है इसका एप्लीकेशन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं अनलाइक यू एंड एच। जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था, आप यू की वैल्यू, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आप एंथैल्पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आप डेल्टा यू और डेल्टा एच निकाल सकते हो, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते कभी, ये बात आपको मालूम है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम लोग एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। किन चीजों के लिए? फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड ही होता है सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। और ऐसा हमसे उम्मीद नहीं की जाती कि हम बैठ के याद करें कि कौन सी चीजें परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाती हैं या कौन सी चीजें नहीं बनाती हैं। दो तीन चीजें होती हैं जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सेप्शन शो करते हैं, मैं उनके बारे में आपको नाम बता दूंगा, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा काम की चीज है कि हम लोग ये चीज कैसे करेंगे।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान काम है। मान लीजिए कि हमारे पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वेरी इजी है ना, बेसिक मैथ्स है, खाली इसमें कुछ करना नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने 0 केल्विन से हीट करके टी केल्विन तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो 0 केल्विन से हमने टी केल्विन तक पहुंचाया। अच्छा, अब हम लोग इस प्रोसेस के लिए अगर एंट्रोपी चेंज लिखें तो ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल बाय t लिख देंगे यहां पर, ठीक है। ये बेसिक एंट्रोपी का मीनिंग होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग ds इज इक्वल्स टू dq की जगह पे मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है सारा काम, तो dq की जगह पे लिखेंगे n इंटू cp ऑफ द सॉलिड इंटू dt डिवाइडेड बाय t, ठीक है। ये हमने पुट किया। अब हम लोग बच्चों इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 केल्विन से t केल्विन, और इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, S0 से ST। S0 मतलब क्या हो गया, S0 मतलब हो गया एंट्रोपी एट 0 केल्विन, और ST का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी एट t केल्विन, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ST माइनस S0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉलिड और लिक्विड का जो Cp होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अब जो एक्चुअल सवाल होंगे उनमें ये Cp सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बहुत बार दिया रहेगा आपको। तो वो जो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, इस इंटीग्रल को तो आप वो फंक्शन पुट करने के बाद ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो जो भी फंक्शन दिया पुट करके इसको निकाल लेना। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं, ST माइनस S0। अब ST क्या है, एंट्रोपी एट t केल्विन, और S0 क्या है, एंट्रोपी एट 0 केल्विन। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी एट 0 केल्विन 0 के बराबर होती है, तो इसको उठा के आप 0 कर दो। यही है ना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मन में सोच लो कि यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ TD, हम ऐसा बोल पा रहे हैं, इसको 0 पुट कर दिए। तो बस इसको अगर 0 पुट किए तो यहां से ST की वैल्यू 0 टू t NCP सॉलिड dt अपॉन t आ जाएगी। तो ये ST क्या आ गया, ST हमारे पास एंट्रोपी एट t केल्विन हमने निकाल लिया ना। तो यही हमने बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लेकिन किसके लिए कर सकते हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करो एक जल्दी से, नोट डाउन। क्वेश्चन है, लिखिए सब लोग, लिखिए मेरे साथ साथ। फॉर अ perfectly crystalline solid, ठीक है, फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड CPm इज इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब, ऐसा बोला गया, अल्फा टी क्यूब, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया इफ CPm इज इक्वल्स टू, CPm आप समझ रहे होगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, 0.42 जूल पर केल्विन मोल एट 10 Kelvin, CPm is equals to 0.42 joule per Kelvin mole at 10 Kelvin. Find the molar entropy. Find the molar entropy at 20 Kelvin. Find the molar entropy at 20 Kelvin. ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का। हमको बोला गया है फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड Cp मोलर इज इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब, जहां पर अल्फा एक कांस्टेंट है। Cp मोलर की वैल्यू 0.42 जूल पर केल्विन मोल है एट 10 केल्विन। तो हमें मोलर एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड निकालना है एट 20 केल्विन।
मोलर एंट्रोपी देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बार बार बोला हुआ है, अगर आप शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 11 से, तो आपको अभी तक ये बात तो समझ में आ गई होगी, मोलर एंट्रोपी मतलब 1 मोल का एंट्रोपी निकालना है। तो हम लोग 1 मोल सॉलिड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए सॉलिड को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, लेट अस से ए नाम दे दिए इसे। तो ए सॉलिड को हम लोग 0 केल्विन से लेकर के हीट करते हुए ले गए ए सॉलिड एट, हमको कितने पे निकालना है, 20 केल्विन पर निकालना है बेटा, ठीक है। तो हम लोग इसको हीट करते हुए ले गए ए सॉलिड एट 20 केल्विन तक ले गए, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या लिखा, सीधे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, हमने लिख दिया S20, मतलब इंटीग्रेट करने पे जो आएगा मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अभी। तो S20 माइनस S0 इज इंटीग्रल 0 to 20, n की जगह 1 पुट किया, Cp की जगह पर पुट कर दिया अल्फा टी क्यूब NCP, ठीक है, dt अपॉन टी। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना। NCP dt अपॉन टी, Cp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, फॉर्मूला दिया हुआ है अल्फा टी क्यूब, तो अल्फा टी क्यूब हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो NCP dt अपॉन टी और 0 to 20 हमने इंटीग्रल लगा दिया। अच्छा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। N1 क्यों डाला है, क्योंकि मोलर एंट्रोपी निकालने के लिए बोला गया है, तो 1 मोल का एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास S20 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एंट्रोपी एट 20 केल्विन। कितनी आएगी भाई, ये T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ T² बनेगा, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और T² का इंटीग्रल बनेगा T³ अपॉन 3, ठीक है। तो T³ अपॉन 3, लिमिट लगाना है 0 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो S की वैल्यू इससे हमारे पास आएगी 20 का क्यूब हो जाएगा कितना, 8000, तो अल्फा इंटू, और 0 तो 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू 8000 बाय 3, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें, आप ध्यान से देखिए तो शुरू में एक डेटा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। 10 केल्विन पर CPM की वैल्यू 0.42 है, तो इस इक्वेशन में T की जगह पे 10 और CPM की जगह पे 0.42 पुट किया जाए तो वहां से अल्फा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो CPM की जगह पे हमने पुट किया 0.42 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू T क्यूब, तो वो हो गया इंटू 1000, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आई 0.42 अपॉन 1000, तो S की वैल्यू आ गई, अल्फा की जगह पे पुट कर दो 0.42 अपॉन 1000 इंटू 8000 डिवाइडेड बाय 3 भी है एक, दिस इज 3, तो ये 1000 कट जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, 3 से कट गया 42, 0.14, तो 0.14 इंटू 8 करना है, तो 8 4 32, 3 1.12 जूल पर केल्विन मोल, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या काम करना होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड लॉ में कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप की बात हो जाती है ना, मतलब एक ग्राफ है बड़ा स्टैंडर्ड सा, जो बहुत सारी बुक्स में बना हुआ दिखेगा आपको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक सी चीज है, कि हमें प्लॉट करना होता है S वर्सेस T, मतलब एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए S वर्सेस T का ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये हमें शो करना है। तो बहुत ही सिंपल रहता है, एक बार आपको बना के दिखा देते हैं, बहुत आसान है। तो ये मान लीजिए X और Y एक्सिस हो गए, हमें S वर्सेस T बनाना है, तो ग्राफ हमेशा Y वर्सेस X बनता है, तो Y एक्सिस पे हमने लिया एंट्रोपी और X एक्सिस पर हमने लिया टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा भाई, अब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
तो 0 केल्विन पर तो एंट्रोपी 0 हो गई, तो 0 से ग्राफ चालू कर रहे हैं, 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0। अब सॉलिड है यहाँ पर, इसको गर्म कर रहे हो, तो गर्म कर रहे हो क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे गर्म करोगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, गर्म करने पे तुम्हें पहली क्लास ही मालूम है एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो हम कोई मैथमेटिकल ग्राफ नहीं बना रहे, हम एक रफ प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड था, इसको हमने हीट किया तो एंट्रोपी बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब गर्म करते करते क्या होगा कि एक समय आएगा जब ये सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। इट विल रीच इट्स टीएमपी, टीएमपी मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे जब आएगा बच्चों तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फेस ट्रांसफॉर्मेशन आइसोथर्मल होता है, तो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन एंट्रोपी में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, तो एंट्रोपी एकदम सडनली बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉलिड से अब किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। तो सॉलिड से लिक्विड जाने में तो अच्छा खासा डिसऑर्डर बढ़ा है ना, ये तुम फील भी कर सकते हो। तो ये वाला जो एंट्रोपी का जंप आया है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको बोला जाता है डेल्टा एस फ्यूजन। ये तुम जानते हो पहले से, यही तो है डेल्टा एस फ्यूजन, एंट्रोपी चेंज ऑन मेल्टिंग, ठीक है। तो ये एंट्रोपी चेंज हो गई, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुई। अच्छा, फिर आपको अभी क्या मिल चुका है, लिक्विड मिल चुका है। फिर लिक्विड को गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, लिक्विड का एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गर्म होते 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 एक समय ऐसा आया जब लिक्विड पहुंच गया, इसको लाइन को सीधी बनाना, लिक्विड पहुंच गया अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, टीबीपी पर आ गया, ठीक है। अब लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो फिर से फेस ट्रांसफॉर्मेशन, अब कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, आइसोथर्मल, ठीक है। तो अब इस बार क्या होगा, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो फिर से तुम्हें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, फिर से अगेन तुम्हें कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी में सडन जंप देखने को मिलेगा, और इस बार तो जंप और भी ज्यादा होगा, पिछली बार वाले से ज्यादा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड से अब तुम गैस में जा रहे हो, और गैस तो हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया, ये लाइन सीधी रखना, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में वो, ठीक है। और फिर इसके बाद जब गैस को गर्म करोगे तो गैस की एंट्रोपी फिर से हीट करने पे डिसऑर्डर बढ़ने लगेगा, तो यहां पे हमारे पास वो गैस आ गया है। और ये वाला जो एंट्रोपी का चेंज है, इसको बोलते हैं डेल्टा एस वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है। और ये बात पता रहनी चाहिए कि डेल्टा एस वेपराइजेशन किसी भी सब्सटेंस के लिए हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू डेल्टा एस फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जब हम जा रहे हैं बच्चों, सॉरी जब लिक्विड से गैस में हम जा रहे हैं बच्चों, तो वहां पर काफी ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ रहा है, गैस तो हाईली डिसऑर्डर्ड है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने में भी एंट्रोपी बढ़ी है, लेकिन लिक्विड से गैस में जाने पे बहुत भयंकर रूप से बढ़ी है ना। तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये एंट्रोपी इतना जो चेंज हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस फ्यूजन। और ये वाला जो एंट्रोपी चेंज हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस वेपराइजेशन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, इसलिए टी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट करके एंट्रोपी में एक सडन जंप दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, मान लो कभी तुमसे कोई पूछ ले, एक अच्छा क्वेश्चन देखो मन में आ रहा है कि ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि दिस एरिया रिप्रेजेंट्स डेल्टा एच फ्यूजन। समझाओ अपने आप को ये बात खुद से। और कोई तुमसे पूछ ले कि ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ गए होगे किस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हरा वाला एरिया जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये बात भी अपने आप को समझाओ खुद से। देखो भाई, ये जो नीला वाला एरिया है ये क्या है ना, दिस इज, यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या है, टीएमपी, इतनी लंबाई है टीएमपी, समझ गए। और इतनी हाइट जो है ये क्या है, ये हाइट है डेल्टा एस, ये हाइट है डेल्टा एस फ्यूजन। तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएमपी, पढ़े थे ना बेटा। तो टीएमपी इंटू डेल्टा एस फ्यूजन कर दोगे तो डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा। तो ये एरिया यही तो है डेल्टा एस, भाई एक रेक्टेंगल है,
और इसकी ब्रेथ कितनी है डेल्टा एस फ्यूजन, और इसकी लेंथ कितनी है टीएमपी, तो टीएमपी इंटू डेल्टा एस फ्यूजन करोगे तो डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा। तो इतना एरिया जो है ये नीला वाला जो दिख रहा है ना, दिस इज डेल्टा एच फ्यूजन, और ये हरा वाला जो एरिया है दिस इज डेल्टा एच वेपराइजेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर इसमें क्या है, और भी बहुत सारी बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ, इतना कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी चलो बता देता हूँ। एक यहां पर क्या होता है, इससे रिलेटेड एक रहता है ट्राउटन्स रूल, ठीक है, उसके बारे में भी सुन ही लो। ट्राउटन्स रूल, ट्राउटन जी का नियम क्या कहता है कि ट्राउटन जी ने ज्यादातर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पाया कि डेल्टा एस वेपराइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है। सुनो पहले क्या है फिर और एक्सप्लेन करते हैं। ट्राउटन्स रूल ये बोलता है दैट डेल्टा एस वेपराइजेशन फॉर मोस्ट ऑफ perfectly crystalline solids, ठीक है, has a roughly fixed value, और वो वैल्यू लगभग उन्होंने पाई कि 85 to 87 जूल पर केल्विन मोल के आसपास है, ठीक है। मतलब उन्होंने, ट्राउटन जी ने ऑब्जर्व किया डेटा को देख करके, है ना, ये कोई अपनी मर्जी से उन्हें सपना नहीं आया, उन्होंने डेटा देखा बहुत सारी चीजों का, और बहुत सारी चीजों का डेटा देख के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यार ज्यादातर चीजों के लिए डेल्टा एस वेपराइजेशन की वैल्यू एक लगभग सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया डेटा को देख के कि ज्यादातर चीजों के लिए डेल्टा एस वेपराइजेशन लगभग सेम वैल्यू है ना। और वो वैल्यू उन्होंने कितनी पाई, वो वैल्यू उन्होंने पाई 85 से 87 जूल पर केल्विन मोल। अब ये 85 से 87 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन सेम वैल्यू क्यों आ रही थी इसको भी हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। ट्राउटन जी ने तो बस क्या किया कि डेटा ऑब्जर्व करके बोल दिया, और उसी को उन्होंने अपना नाम दे दिया, उनको सम्मान दे दिया गया ट्राउटन्स रूल नाम से, ठीक है। बट थोड़ा सा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मतलब क्यों सेम आ रहा है वो, तो सेम इसलिए आ रहा है बिकॉज डेल्टा एस वेपराइजेशन का मतलब देखो क्या है, डेल्टा एस वेपराइजेशन का मतलब है एंट्रोपी ऑफ द गैस फॉर्म माइनस एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड फॉर्म, ये मतलब है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि गैस की एंट्रोपी जो है दैट इज मच ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इसको हम लोग लगभग एंट्रोपी ऑफ द गैस ही सोच सकते हैं, और गैस फेज में सभी सब्सटेंसेस का बिहेवियर जो है वो एक जैसा होता है भाई, सभी गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगभग 0 है, और सभी गैसेस के लिए पीवी एनआरटी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो गैसियस फेज में ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस बिहेव्स आइडेंटिकली बिकॉज दे हैव 0 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सबकी एंट्रोपी चेंज लगभग सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इससे डिविएशन भी शो करते हैं। अब जैसे मान लो ये होता है कि फॉर्मिक एसिड है, अब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, गैस फेज में डाइमर बनाता है, तो गैस फेज में डाइमर बनाता है तो वहां पर गैस में अच्छा डाइमर बन जाएगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो फॉर्मिक एसिड के लिए डेल्टा एस वेपराइजेशन 85 टू 87 से कम आती है, उतनी नहीं आती है। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट एज वेल, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक बात है, ट्राउटन्स रूल बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, कुछ बहुत ज्यादा खास इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सेप्शन शो करते हैं। मैं एक्सेप्शन टू ट्राउटन्स रूल नहीं बता रहा हूं, मैं एक्सेप्शंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा हूं, ठीक है। तो उन सब्सटेंस, अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सेप्शन शो करने का मतलब क्या है, इसका सिंपली इतना सा मीनिंग है कि भाई वो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो उनके एक दो एग्जांपल आप नोट कर लो, है ना, N2 होता है, N2O होता है, CO होता है, ये 2-3 एग्जांपल हैं, बस इनको
ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, फन फैक्ट, जैसे भी तुम समझना चाहो इसको याद कर लो बस, है ना। अगर मान लो कभी कोई पूछ ले तो ये सीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हाई चांसेस हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं उनमें मैंने अलग अलग सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो ये वाला एग्जाम्पल तो हर किताब में रहता है, ठीक है। तो N2 N2O CO ये सब कुछ सब्सटेंसेस हैं विच आर exceptions to थर्ड लॉ ऑफ TD। थर्ड लॉ ऑफ TD मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड एक्सेप्शंस टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया कि ये लोग परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आज के लिए यहीं तक हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे।